ओके, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए थे कि ये ट्राई करना आप लोग। और कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई भी किया है और इसको अपनी कॉपी में लिख के ग्रुप में शेयर भी किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबने भी ट्राई किया होगा, बाकियों ने जिन्होंने ग्रुप में शेयर नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप ये बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स साथ साथ अपने आप नहीं बनाओगे और इनको रन नहीं करोगे, तब तक आपको आगे की चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए जो जो मैं काम आपको देता हूँ उसको साथ साथ किया करो। इसके अलावा खुद से भी ट्राई किया करो कि आप कोई नई चीज़ जो है वो पाइथन के थ्रू बनाने की कोशिश करो। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कोई ऑपरेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सप्रेशन दिख रही होगी, 10 + 25। तो यहाँ पे क्या है, प्लस जो साइन है वो एडिशन के लिए होता है, और जो ये प्लस है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। और प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करता है। तो मैंने जब प्लस ऑपरेटर यूज किया है तो प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी ऑपरेंड्स होंगे वो उनको ऐड कर देगा, और जो भी इसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे उनको दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिनके ऊपर वो वर्क कर सके। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है कि प्लस को यहाँ पे दो इनपुट्स चाहिए। प्लस जो है वो दो नंबर्स को ही ऐड कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि एक नंबर में ऐड करूं, तो सिंगल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दो नंबर चाहिए जो आपस में ऐड हो सकें। ठीक है, अब ऑपरेटर्स के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। एक ही ऑपरेंड जो है वो, जो यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं उनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक ही इनपुट चाहिए जिसके ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये जो प्लस साइन है यहाँ पे ये नॉर्मल प्लस नहीं है, इसको हम बोलेंगे यूनरी प्लस। ऐसे ही है यूनरी माइनस, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपको एक साइन दिख रहा है। उसके बाद है नॉट, ये है लॉजिकल नेगेशन। इसका मतलब, नॉट का मतलब ये होता है कि जो भी आउटपुट आएगा उसके आगे अगर आप नॉट लगा दोगे तो वो उस आउटपुट का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर आपका आउटपुट ट्रू आया है तो नॉट जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो उसको फॉल्स कर देगा। अगर आउटपुट फॉल्स आया है तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा, मतलब जस्ट अपोजिट उसको कर देगा। ये कैसे कैसे यूज होंगे हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी ये देखो, यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है। वो ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, उनको दो ऑपरेंड नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा है मेरा बाइनरी ऑपरेटर्स। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है पूरी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट है, फ्लोर डिवीजन है। मैं स्टार्टिंग के फोर तो आपको क्लियर होंगे कि इनका काम क्या होता है। एडिशन भी आपको पता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। रिमाइंडर ऑपरेटर जो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है, रिमाइंडर ऑपरेटर का काम होता है कि दो नंबर्स को ये डिवाइड करेगा और उनका रिमाइंडर जो बचेगा वो आउटपुट में देगा। मतलब अगर आप लिखोगे 2 रिमाइंडर 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा। मैं आपको इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा अगर 2 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, तो इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा मेरा। अगर मैं लिखूंगा 3 रिमाइंडर ऑपरेटर 2, तो इसका क्या आएगा आउटपुट 1, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है और 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। राइट, तो इस तरीके से मेरा रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क करता है। इसके अलावा है मेरा डबल स्टार, जो आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंट के लिए होता है।
मतलब अगर आपको किसी की पावर लिखनी है, जैसे आपने लिखा 4 *2, मतलब 4 की पावर 2 जो आएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके अलावा ये आपको डबल स्लैश जो दिख रहा है सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अगर करता हूँ 5/2 करता हूँ मैं आपको, हाँ, तो देखो इसका आउटपुट जो है ये पॉइंट में आ रहा है 2.5। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 5 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। ठीक है, जब मैं फ्लोर की बात करता हूँ तो फ्लोर जब मैं यूज़ करूँगा किसी पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, तो वो उसकी नीचे वाली वैल्यू मुझे एज ए आउटपुट देगा। तो जैसे मैंने 5/2 किया था तो 2.5 आया था। तो 2.5 की ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मुझे नीचे वाली वैल्यू एज ए आउटपुट देगा। तो जब मैंने 5/2 लिखा है तो इसका आंसर आएगा मेरा 2। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देगा, ये जो कंप्लीट डिवीजन जहां तक हो रहा है उतना ही मुझे एज ए आउटपुट देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिखाया भी था करके कि यहाँ पे दो नंबर लिए हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, दो वेरिएबल है num1 और num2, इनके अंदर दो नंबर्स लिए हैं। सबसे पहले हमने इसका रिमाइंडर निकाला है और उसको हमने सेव कर लिया है एक तीसरे वेरिएबल में जिसका नाम है val, और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल ये कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिखा है a = 10, b = 4 से, ठीक है, और c = a%b। ठीक है, सी में क्या आ गया, a%b। a कितना है, 10 है, b कितना है, 4 है। तो 10 को जो आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास आएगा 2। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करता हूँ c को तो इसका आउटपुट आएगा मेरा 2। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में किया है। सेकंड एग्जांपल में किया, क्या किया है मैंने कि हमने 2 की पावर 4 किया है, उसको सेव कर लिया है एक वेरिएबल के अंदर, उसको प्रिंट कर दिया है। तो ये चीज़ मैंने दिखाई थी आपको अभी करके। नेक्स्ट में नेक्स्ट में यहाँ पे दो नंबर्स को डिवाइड किया गया है और उसको तीसरे वेरिएबल में सेव कर लिया और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे कि ये ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो यही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी तक क्या था कि ऊपर के जितने ऑपरेटर्स मैंने आपको दिखाए थे वो सारे ऑपरेटर्स नॉर्मल वैल्यूज पे वर्क करते हैं, लेकिन जो मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी वैल्यू पे वर्क करते हैं। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि बाइनरी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, बाइनरी में मेरे पास सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, 0 या 1, उसकी हेल्प से ही मैं सारे नंबर जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स है मेरे बाइनरी पे वर्क करते हैं। ठीक है, बिटवाइज एंड, जो पहला मेरा एंड का साइन है उसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, दूसरा है बिटवाइज एक्सोर, तीसरा है बिटवाइज और। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेंगे, कैसे इनका आउटपुट आएगा, आगे जब एग्जाम्पल आएगा तो उससे हम लोग समझेंगे कि ये कैसे वर्क करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ ही गया है कि इसमें क्या क्या किया है, प्रिंट 12 and 7। अब एंड क्या है मेरा, देखिए एंड क्या है, बिटवाइज एंड है। ठीक है, बिटवाइज एंड। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं ये मेरे बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 12 का बाइनरी जो है 1100, फिर मैं लिखूंगा 7 का बाइनरी जो है मेरा 0111, और इन दोनों का मैं एंड कर दूंगा, एंड। आपको पता है एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एंड ऑपरेटर के
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यूज जब 1 होंगी या ट्रू होंगी तभी वो आउटपुट 1 देगा। अगर एक भी लेफ्ट और राइट में से एक भी वैल्यू 0 हो गई या फॉल्स हो गई तो वो 0 आउटपुट देगा। मतलब एंड के अंदर, एंड ऑपरेटर में ट्रू तभी आएगा या यूं कहिए 1 तभी आएगा जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 1 होगा, तभी वो आउटपुट 1 देगा। अगर एक भी 0 है या दोनों ही 0 हैं तो वो 0 आउटपुट देगा आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब मैं 1100 ये मेरा 12 है, 0111 ये मेरा 7 है, इन दोनों को जब मैंने एंड किया तो देखो राइट साइड से देखो, ये मेरा सबसे राइट में 0 है, नीचे 1 है, तो 0 और 1 को एंड करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर अगेन 0 और 1 को एंड करोगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर 1 है और नीचे भी 1 है, तो 1 और 1 क्या आएगा, 1 आएगा। फिर सबसे पहले वाला 1 और 0 भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आएगा 0 1 0 0। ये मेरा बाइनरी होता है 4 का, 4 का बाइनरी होता है ये 0 1 0 0। तो इसलिए यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। जब मैंने प्रिंट किया 12 एंड 7 तो इनका बिटवाइज एंड हुआ और आउटपुट मेरा 4 आ गया। ठीक है, तो किस तरीके से मेरा 4 आया है वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही मेरा ये नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने यूज़र से एक नंबर इनपुट में लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है कि उसी नंबर को उसके एक कम नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि यूज़र से n इनपुट लिया है। अगर यूज़र ने मान लो 15 इनपुट में दिया है तो मैंने क्या किया है, n इंटू एन माइनस वन, n 15 एंड n माइनस कितना हो जाएगा 14। तो बिटवाइज एंड किया है तो आप 15 का बाइनरी निकाल लो, 14 का बाइनरी निकाल लो और फिर दोनों को बिटवाइज एंड करके देखो किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स जो हैं ये किसी वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी वैल्यूज जो होती हैं उसमें एक एक मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, इसके अंदर मैं नोट पैड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, मैं अगर इसको राइट शिफ्ट करता हूँ, राइट शिफ्ट बाय 1, इसका मतलब है कि एक प्लेस से इसको राइट शिफ्ट करता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे है, ये अपने राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो ये 0 है ये यहाँ आ जाएगी। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ करके। ओके, ऐसे दिखाता हूँ। ये 1 जो है ये आ जाएगा इस 0 की जगह, और जो ये 0 है ये आ जाएगी इस 1 की जगह। ये 1 जो है ये आ जाएगा इस 0 की जगह, और ये 0 जो है ये आगे चली जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो मैं, अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो एक एक मैं राइट शिफ्ट करूँगा और लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा राइट शिफ्ट होके। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं राइट शिफ्ट बाय 1 करूँगा तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, ये 0 जो है ये आगे चली जाएगी, बाकी सारे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो देखो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये 1 जो है लेफ्ट अगर आप शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये पीछे लग जाएगा, बाकी सारे एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0 1 0 1। इस केस में भी यही सेम आएगा क्योंकि ये नंबर ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिफ्ट बाय 1 पोजीशन ही हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 पोजीशन से शिफ्ट करना है, 2 करना है, 3 पोजीशन शिफ्ट करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मेरे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये चेक करने के लिए होते हैं कि जैसे मेरा पहला ऑपरेटर है इज, ये चेक करता है कि मेरी दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। सेकंड है मेरा इज नॉट, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। और इस चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम है।
ठीक है, ये भी कैसे वर्क करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। अभी आप ये समझोगे इनका काम क्या होता है। नेक्स्ट है मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसमें मुझे अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि कोई लेस देन कंपेयर करना है, ग्रेटर देन कंपेयर करना है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। डबल बाकी सब तो आप समझ गए, ऊपर के चार तो इजी हैं, आपने पहले भी मैथ में पढ़े होंगे कि इनका काम क्या होता है। जो सेकंड लास्ट है, जो डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू का साइन जो है ये चेक करता है कि मेरी दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने लिखा अगर कि a इक्वल टू 10, जो ये सिंगल इक्वल टू होता है ये मेरा असाइनमेंट बोलते हैं इसको, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट का मतलब है कि ये वैल्यूज को असाइन करता है दूसरे को। जो जब मैंने लिखा a इक्वल टू 10 तो क्या होगा, a को 10 मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं चेक करता हूं कि a इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि मैं दोनों a को कंपेयर कर रहा हूं 10 के साथ कि क्या a की वैल्यू 10 के इक्वल है या नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, कि हाँ इक्वल है। अगर मैं लिखूं a इक्वल टू 11, मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या a की वैल्यू 11 के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि a के अंदर तो 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ये इक्वल टू वाला काम करता है कि जब भी आपको किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, चेक करना हो कि दोनों इक्वल है या नहीं है, तो मैं डबल इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा नॉट इक्वल टू। अगर मुझे चेक करना है कि दो वैल्यू की दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके लिए मैं नॉट इक्वल टू का साइन जो है वो यूज करूंगा। राइट, जैसे मैं लिखूं a नॉट इक्वल टू 11, ऊपर मैं चेक कर रहा था a इक्वल टू 11 यहां पे। अब मैं चेक कर रहा हूं a नॉट इक्वल टू 11 कि क्या a की वैल्यू 11 के इक्वल नहीं है। a के अंदर तो 10 है, तो वो 11 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, कि a नॉट इक्वल टू 11, यस ट्रू। मैंने लिखा a नॉट इक्वल टू 10 कि a 10 के इक्वल नहीं है, लेकिन a के अंदर तो 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑपरेटर्स जो हैं ये कैसे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये अगेन एंड और नॉट करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ एंड का। आपको पता तो है ही कि एंड का मतलब क्या होता है, कि एंड तभी ट्रू देगा जब इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड ट्रू होंगे, तभी ये ट्रू देगा। और क्या है, और के लेफ्ट में या राइट में, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा आपको। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको क्लोज करके नया ओपन कर लेता हूं। जैसे देखो, मैंने लिखा है ए के अंदर मान लो मैंने 10 रख दिया, बी के अंदर मैंने 11 रख दिया। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं ए इक्वल टू 10 एंड आप छोटा ही लिखोगे, कैपिटल में मत लिखना इसको। एंड बी इक्वल टू, सॉरी, बी मैं लिख देता हूं नॉट इक्वल टू 10। ये मैंने एक कंडीशन चेक की है। अब देखो, a इक्वल टू 10 मैं ये चेक कर रहा हूं। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 10 रखी थी मैंने, तो a इक्वल टू 10, ये क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा कि हाँ a की वैल्यू 10 के इक्वल ही है। b के अंदर मैंने रखा है 11, और जब मैं चेक कर रहा हूं b नॉट इक्वल टू 10, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि b में 11 है, तो b नॉट इक्वल टू 10 मुझे ट्रू देगा। तो एंड के लेफ्ट में भी ट्रू है, राइट में भी ट्रू है, तो एंड क्या देगा मुझे, ट्रू। ठीक है, मैं अगर सेम इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाऊं, मैं यहां पे लिख देता हूं 11 कि b नॉट इक्वल टू 11, लेकिन b के अंदर तो 11 ही है, तो ये क्या दे देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा, ये फॉल्स और ये लेफ्ट में ट्रू। तो हमें पता है कि एंड जो है तभी ट्रू देता है जब लेफ्ट राइट दोनों साइड उसका
उसके पास ट्रू होता है तभी वो ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स आउटपुट देगा। तो मैं इसको एंटर मारूंगा तो इसका क्या आंसर आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे मेरा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। और अगर मैं और की बात करूं, एंड हटा के मैं अब और लिख देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे 11 ही कर देता हूँ क्योंकि एक फॉल्स कर देता हूँ मैं। यही सेम जो मेरा ये था, इसका फॉल्स आया था क्योंकि एंड के लेफ्ट में ट्रू था, लेकिन राइट में मेरा फॉल्स हो गया था, इसलिए आंसर फॉल्स आया था। लेकिन और का काम क्या होता है, और के लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू आउटपुट देता है। जैसे a इक्वल टू 10 ये मेरा ट्रू है, b नॉट इक्वल टू 11 ये मेरा फॉल्स है, तो ये मेरा ट्रू आउटपुट देगा। देखो, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ये वर्क करते हैं। ओके, नॉट का काम क्या होता है, लास्ट जो है मेरा नॉट, नॉट जो होता है ये आउटपुट को चेंज कर देता है। अगर मेरा आउटपुट ट्रू हो तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे मेरा ये वाला था लास्ट वाला, मैं यही लिख देता हूँ पूरा, सेम है जो मैंने यहाँ लिखा था वही सेम यहाँ लिखा है। इसका आंसर मेरा ट्रू आया था, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूँ। ठीक है, जो भी जो भी इनका आउटपुट आएगा उसके सामने नॉट लगा दिया, मतलब ये उसको चेंज कर देगा। तो जब इसका आउटपुट मेरा ट्रू आया था तो इसका आउटपुट भी मेरा ट्रू आएगा, और क्योंकि आगे नॉट लगा हुआ है तो वो ट्रू को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि इक्वल टू वाला काम कैसे करता है। बाकी मैं आपको इसमें जो और बेसिक बेसिक से दिखाए गए हैं वो आपको और दिखा देता हूँ। ज़्यादा इनका यूज़ है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। इक्वल टू का तो आपको पता है कि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि मैंने a इक्वल टू 10 लिखा है तो ये a को 10 वैल्यू पास कर देगा। ठीक है, a के अंदर 10 आ जाएगा इस a इक्वल टू 10 की वजह से। ठीक है, अब मैं सेकेंड ऑपरेटर की बात करता हूँ, डिवीजन इक्वल टू। जैसे मैंने किया है, मान लो कि b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, सॉरी, अगर मैं ऐसे करता हूँ a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, मैं इसको 100 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ। ओके, मैंने क्या किया था, पहले a में 10 डाला था, फिर मैंने किया है a इक्वल टू a डिवाइड बाई 5। अब क्या होगा, a में कितना है मेरा 10 है, तो a डिवाइड बाई 5 का मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब क्या है, a में कितना आ जाएगा मेरा 2। मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ तो 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैं वापस से यही सेम काम आपको दिखाता हूँ करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेकेंड ऑपरेटर आपको यहाँ दिख रहा है, इसका यूज करूंगा, a डिवाइडेड इक्वल टू 2। ये जो काम है यही सेम काम इससे हो जाएगा, सेम। प्रिंट a, अच्छा 5 था, सॉरी, ये 5 यहाँ पे 5 लिखना था, क्योंकि मैंने 2 लिखा है तो इसलिए 10 डिवाइड बाई 2 हो गया मेरा, और इसलिए 5 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, बाकी काम सेम है। जब जिसको मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a डिवाइड बाई 5, उसका मतलब मैं ऐसे भी उसको लिख सकता हूँ a डिवाइड इक्वल टू। तो ये डिवीजन वाला साइन जो है ये मैं इक्वल टू से पहले लिख सकता हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा a लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेम ऐसा मेरा प्लस इक्वल टू है, ऐसे ही माइनस इक्वल टू है, ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू है, ऐसे ही मेरा एक्सपोनेंशियल वाला जो है इक्वल टू है, पावर वाला, और ऐसे ही मेरा फ्लोर डिवीजन और इक्वल टू है, सेम काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको इसका और दिखा देता हूँ आपको एक्सपोनेंट वाले का। मैंने लिखा है a इक्वल टू 5 मान लो। ठीक है, मैंने लिखा है a इक्वल टू a डबल स्टार 2, प्रिंट
ए, तो 5 था, 5 डबल स्टार 2 मतलब 5 की पावर 2, वो वापस से ए में स्टोर हो जाएगी। तो ए में कितना हो गया, 25 हो गया। मैंने ए को प्रिंट कर दिया। मैं सेम काम वापस से दिखाता हूँ करके आपको। ए में मैंने 5 डाल दिया, ए डबल स्टार इक्वल टू 2, प्रिंट ए, ठीक है, वापस से 25 आ गया। तो यही सेम काम करते हैं। तो ये वाले अगर आप नहीं भी याद रखोगे कि कैसे वर्क करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ तो आपको आती ही है करनी, ठीक है। बस ये ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ खुद से प्रोग्राम बन के आए हों और उसमें ये वाले ऑपरेटर यूज़ किए हों, तो उस टाइम आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बार अपने हाथ से इनका यूज़ कैसे होता है इनको टाइप करके रन करके देख लेना, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरा इन और नॉट इन ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर चेक करने के काम आते हैं कि किसी सीक्वेंस के अंदर अगर मुझे कुछ चेक करना है कि ये चीज़ इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो इन ये चेक करता है कि प्रेजेंट है, नॉट इन ये चेक करता है कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ही अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट आपने पढ़ी नहीं अभी, ओके। जो हमारे ऑपरेटर जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जैसे यहाँ दिखाता हूँ, ओके, इसमें ही देख लेते हैं। जैसे मेरा a इक्वल टू मैंने 10 लिखा, ए के अंदर, इसका मतलब है कि ए में क्या हो गया, ए में 10 स्टोर हो गया मेरा, ठीक है। तो इस चीज से क्या हो रहा है कि मेरे ए के अंदर मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूं। अगर मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 20, तो इससे क्या होगा कि मेरी 10 हट जाएगी और 10 की जगह 20 आ जाएगा। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा ए को, तो देखो 20 प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि मुझे अगर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो उस वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ 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 ऑप्शंस हैं, एक है लिस्ट, एक है टपल, एक है डिक्शनरी, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम कि ये कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लिस्ट बनाने का। मैंने लिखा है ए इक्वल टू, आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, आप पहली वैल्यू लिखोगे मान लो 1, कॉमा दूसरी वैल्यू लिखोगे, कॉमा तीसरी वैल्यू लिखोगे। तो आप ऐसे कॉमा लगा के कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो और वापस से स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर मार दो, ठीक है। मतलब ए के अंदर अब ये सारी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं और जब मुझे प्रिंट करना है तो मैं ए के साथ में मैं ब्रैकेट में वो इंडेक्स नंबर दूंगा जो मुझे प्रिंट करना है, वो उसकी पोजीशन बताऊंगा कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। बस इसमें याद रखने की चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट है उसकी जो लोकेशन है वो जीरो से स्टार्ट होती है इसमें। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है 1, ये जीरो पोजीशन पे है, ये 6 है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 3 है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 7 है, ये 3 पोजीशन पे है। तो ऐसे जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लो मुझे ये 7 प्रिंट करना है तो काउंट कर लो 0 1 2 3। तो मैं अगर ए की थर्ड पोजीशन प्रिंट करूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए की जीरो पोजीशन प्रिंट करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। जीरो पोजीशन ये होती है पहली, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अब मैं अगर चेक करता हूं, जैसे हम बात कर रहे थे इन ऑपरेटर की, ये चेक करता है कि ये इसमें है या नहीं है। तो मैंने लिखा 7 इन ए, ये चेक कर रहा है कि 7 ए के अंदर है। ए के अंदर क्या है, ये सारी वैल्यूज हैं। मैं अगर एंटर मारता हूं तो ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या है कि 7 जो है ए के अंदर है, उसने चेक किया सारा और यहाँ पे इसको 7 मिल गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 7 नॉट इन ए, मैं ये बोल रहा हूं कि 7 जो है वो ए के अंदर नहीं है, लेकिन 7 तो ए के अंदर है, यहाँ पे ये रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, फॉल्स।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरा इन और नॉट इन जो है ये वर्क करता है। ये चेक करता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ कि ये उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पंक्चुएटर्स, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। जैसे ये हैश है, डॉलर है, एट द रेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने आपको अभी दिखाया था लिस्ट बना के कैसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है। करली ब्रेसेस हैं, इक्वल टू है, राइट। ये सारे हम धीरे धीरे करके देख लेंगे, आपको इजीली आ जाएंगे समझ में। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक छोटे से पाइथन के प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, किस पार्ट का नाम क्या है, राइट। इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे यहाँ पे आपको देखो, सबसे ऊपर हैश लगा के जो लिखा गया है, आपको पता है कि इसको कमेंट बोलते हैं। ये कभी रन नहीं होता है, जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरे कमेंट्स रन नहीं होते। जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। ग्रीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ छोड़ दो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ ये पार्ट बताए गए हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, राइट। ये मेरी एक्सप्रेशंस हैं, ये a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a प्लस 20, c इक्वल टू a प्लस बी, ये सारी क्या है, एक्सप्रेशंस हैं मेरी। ठीक है, ये लास्ट में जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। मतलब इससे ये वाला जो ऊपर वाला ग्रीन का पार्ट है ये रन होता है। जब मैं ये लिखता हूँ तो ये ऊपर वाला पार्ट रन होता है मेरा। ये अगेन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन आप लोग मैथ में भी पढ़ते हो कि एक्सप्रेशन क्या होती है, कि मैं अगर कोई फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे a+10 मैंने लिखा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन आपने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो उसमें भी आपने इस टाइप की एक्सप्रेशंस को यूज़ किया गया है। तो इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि आप जो भी कुछ टाइप करोगे प्रोग्राम के अंदर, पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, उनको हम एक एक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर 10 लाइनें टाइप की हैं तो उसको हम 10 स्टेटमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, राइट। कमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कमेंट क्या होते हैं। कमेंट जो होते हैं, अगर आपको ये बताना है कि मेरे प्रोग्राम के इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, तो आप कमेंट करके उसके आगे टाइप कर सकते हैं जो भी आप चाहो, हैश लगा के। तो हैश वाले के बाद जो भी आप लिखोगे वो चीज़ रन नहीं होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ये हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल देखा था और आपको पता भी है ये। और कमेंट लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक फुल लाइन होता है, एक इन लाइन होता है, एक मल्टी लाइन होता है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। फुल लाइन कमेंट क्या होता है कि आपने एक लाइन के अंदर पूरा कमेंट ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, उसको हम बोलते हैं फुल लाइन कमेंट। दूसरा है इन लाइन, उसमें क्या है कि उसी लाइन में आपने पहले एक एक्सप्रेशन लिखी है और उसी लाइन के आगे आपने कमेंट लिख दिया, तो इसको बोलते हैं इन लाइन कमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट जिसमें एक्सप्रेशन लिखी है ये तो रन होगा, लेकिन इसी लाइन के आगे आपने हैश लगा के जो लिखा है ये रन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट, कि आपने एक से ज़्यादा लाइन में यहाँ पे आपने कमेंट लिखा है हैश लगा के। तो ये सेम सी चीज़ है जो आपको पता है पहले से। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के तरीके हम पहले भी देख चुके हैं कि हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप हर लाइन में हैश लगाने की बजाय ऊपर ट्रिपल कोट लगा दो, फिर जितने लाइन भी आप लिखोगे और लास्ट में आप ट्रिपल कोट लगा दो।
इसका मतलब है दोनों ट्रिपल कोट्स के बीच में जो भी कुछ होगा वो सारा कमेंट हो जाएगा, वो रन नहीं होगा। फंक्शन हम देखते हैं अभी, इंडिपेंडेंट। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं इसमें, ज़्यादा डीप में नहीं है। देखो क्या होता है कि पहले आप ना नॉर्मल कोड लिखना सीख लो, क्योंकि फंक्शन थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं कि क्या होते हैं। ओके, जैसे मैंने मान लो इस टाइप से मान लो कुछ कोड लिखा, ये मैंने ऐसे टाइप कर दिया, कोड नहीं है ये, ठीक है। मान लो इस कोड से एक काम हो रहा है, ठीक है। मान लो मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ इस इतने कोड से, इस इन सारी लाइन से मैंने यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला लिखे हैं और मुझे इनकम टैक्स करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो इसके बाद मुझे यहाँ नीचे वापस से इनकम टैक्स करना है कैलकुलेट। तुम ऑप्शन क्या होगा कि मैं वापस से इस कोड को कॉपी करूं यहाँ पे और वापस से इसको नीचे पेस्ट कर दूं। ऐसे ही मुझे और नीचे फिर से कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ गई इनकम टैक्स करने की कैलकुलेट एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो मैं वापस से कॉपी करूंगा और वापस से पेस्ट कर दूं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक ही काम जो मुझे करना है उसके लिए मुझे वही सेम कोड बार बार कॉपी करना पड़ रहा है, पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कोड को एक फंक्शन में डाल दिया। मैंने लिखा डेफ, किसी फंक्शन को बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है, इसको बोलते हैं डेफ। उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा मेरा। तो जब मैंने ये पूरा का पूरा चीज फंक्शन के अंदर डाल दी, तो अब मुझे जब यहाँ पे सेकंड टाइम इस पूरे कोड की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे सारा इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह मैं सिर्फ लिख दूंगा ABC। इसको बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग। जब भी इस टाइप से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है। मुझे नीचे फिर से कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं वो पूरा कोड वापस से नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा और वो पूरा कोड रन हो जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा और बेनिफिट क्या होता है फंक्शन का, पहले क्या था, देखो जब मैंने फंक्शन नहीं बनाया था तो क्या था कि मैंने सेम कोड यहां भी लिखा था, सेम कोड यहां भी लिखा था। अब मान लो इसी तरीके से मैंने ये कोड अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर 10 बार यूज किया है, ये सेम कोड अलग अलग जगह पे। अब मान लो मुझसे कुछ गलती हो गई ये फॉर्मूला लिखने में, मुझे कुछ चेंज करना है इसके अंदर। तो अब मैंने ये कोड 10 जगह लिखा हुआ है। सबसे पहला काम तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मैंने ये कोड कहाँ कहाँ पे लिखा है। पूरे प्रोग्राम में मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये कोड किस लाइन से शुरू है, किस लाइन पे खत्म है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि मान लो मुझे ये वाली लाइन हटानी है इसमें से, तो आप यहाँ पे जाओगे, इसको हटाओगे, फिर नीचे फिर जाओगे, फिर इसको हटाओगे। ऐसे आप 10 बार जाओगे, 10 बार हटाओगे। वहीं अगर मैंने इस प्रोग्राम को, इस पूरे कोड को मैंने एक फंक्शन में डाल दिया जिसका नाम है ABC, और मैंने इसको नीचे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि मुझे इस कोड से ये पहली लाइन हटानी है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ एक बार इस फंक्शन के अंदर एडिट करना पड़ा। और अब क्या होगा कि जब भी ये ABC फंक्शन ये कॉल होगा, तो जो मैंने इसके कोड के अंदर चेंजेस किए हुए हैं वो चेंजेस के साथ वो कोड रन होगा। तो मैंने जो पहली लाइन हटा दी थी, तो अब वो पहली लाइन रन नहीं होगी इसमें।
तो मुझे चेंज सिर्फ एक बार करना पड़ा, और ना ही मुझे ये ढूंढना पड़ा कि ये कोड कहाँ कहाँ पे रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हो रहा है रन, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो जो मैंने चेंजेस किए थे वो चेंजेस मुझे एक ही बार करने पड़े। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज़ करने का। ठीक है, फंक्शन हम डेफ कीवर्ड की हेल्प से लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर कॉलन होता है। कॉलन लिख के जैसे ही आप एंटर मारोगे, ये जो आपको प्रिंट स्टेटमेंट से पहले स्पेस दिख रहा है ना, ये अपने आप आ जाएगा। इसको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। और इस इंडेंटेशन वाली जो स्पेस है, इस स्पेस से हमें पता लगता है कि कौन सी लाइन फंक्शन के अंदर है, कौन सी नहीं है। क्योंकि ये वाली जो नीचे की प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके सामने वो स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन इस फंक्शन के अंदर नहीं है। तो जिन लाइंस के पहले ये स्पेस आएगा, वही लाइन इस फंक्शन के अंदर होगी। ठीक है, ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया है। अभी समझाया मैंने आपको इंडेंटेशन क्या होता है, कि ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ए से पहले, बी से पहले, सी से पहले, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। और इसी से हमें पता लगता है कि ये तीनों लाइनें जो हैं ये फंक्शन के अंदर हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे कि टेम्पररी लोकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे 100 मैंने स्टोर कर लिया नम के अंदर, मैंने जेम्स स्टोर कर लिया नेम के अंदर, तो इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मैंने आपको आई थिंक समझाया हुआ है कि ओके, इसमें एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाया है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। तो 2 साल पहले तक जो 11th 12th के स्टूडेंट थे वो कंप्यूटर साइंस में सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही पढ़ते थे, लेकिन 2 साल पहले से पाइथन इंट्रोड्यूस हो गया है आपके में। तो जो वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और पाइथन में, उन दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो क्या होता है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एज ए कंटेनर की तरह यूज़ करते हैं, कंटेनर जिसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि हमने लिखा रेडियस इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या है कि रेडियस एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 100 डाल दिया है। तो रेडियस एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने 100 डाल दिया। और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने किया रेडियस इक्वल टू 500। इसका मतलब क्या है कि उस 100 को निकाल के उसी कंटेनर के अंदर से मैं 100 को निकाल के और उसके अंदर डाल दूंगा 500। मतलब मेरा कंटेनर सेम रहा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि जिस एड्रेस पे मेरा वेरिएबल स्टोर था वो उसी एड्रेस पे रहा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई उसके अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाइथन के अंदर क्या होता है कि जब मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ, तो जब मैं वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो उसका लोकेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है कि रेडियस इक्वल टू मैंने 100 किया, कि रेडियस के अंदर मैंने 100 डाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ पाइथन की, तो उसका मेमोरी एड्रेस था ये। लेकिन जैसे ही मैंने सेम वेरिएबल के अंदर 700 डाल दिया तो इसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जैसे ही मैं वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करूंगा तो उसका मेमोरी एड्रेस भी साथ में चेंज हो जाएगा। वैसे आपके ज़्यादा काम की बात नहीं है, ये ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, 1 या 2 नंबर का। ठीक है, कि ये वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है ये चेंज होगा या नहीं होगा। एक होती है एल वैल्यू, एक होती है आर वैल्यू। जो एक्सप्रेशन होती है उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू को बोलते हैं एल वैल्यू, जो राइट साइड की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आर वैल्यू। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, x इक्वल टू 100 लिखा है मैंने, तो x इसकी एल वैल्यू है और 100 क्या है, आर वैल्यू है। तो इसको हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए
क्योंकि आपको पता है कि असाइनमेंट क्या होता है, राइट से लेफ्ट होता है, मतलब 100 जो है वो एक्स में होगा स्टोर, ऐसे ही 200 जो है ये वाई के अंदर होगा स्टोर। अब ये जो है ये है इनवैलिड, इसमें क्या किया गया है, लिखा है 100 इक्वल टू एस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 100 में हो जाएगी स्टोर। लेकिन आपको पता है कि 100 तो खुद एक वैल्यू है, तो वैल्यू के अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, आप किसी वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू डाल सकते हो। इसलिए एक्स वैल्यू जो है ये लेफ्ट में आएगी और ये 100 ये राइट में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सप्रेशन आपको लिखनी है। मल्टीपल असाइनमेंट्स ये भी हमने किया हुआ है पहले से, कि अगर आपको एक से ज़्यादा, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 50, तो मतलब तीनों में मेरा 50 हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या है कि तीनों के अंदर 90 आ गया। तो जो मैं प्रिंट करता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो देखो 90 90 90 आ गया, तीनों की वैल्यू कितनी है 90। इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, और आप जिस सीक्वेंस में पास करोगे उसी सीक्वेंस में होगा। यहाँ पे तो क्या था कि हमने सेम वैल्यू जो है ये सेम वैल्यू तीनों वेरिएबल्स को पास की थी। अगर आपको अलग अलग पास करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, कॉमा लगा के ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 50 कॉमा 60। इसका मतलब क्या है, ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 50, सी को मिलेगा 60। मैं इसको अगर प्रिंट कर देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो 10 50 60 आ जाएगा, ए के अंदर 10, बी में 50, सी में 60। ठीक है, सेम जो हम x प्लस 1 करेंगे, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है और आप लोगों ने इसके आउटपुट भी मुझे बताए हुए हैं। तो आई होप कि इसमें कुछ वापस से रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये भी सेम चीज़ है, आप लोगों ने इसके आउटपुट भी मुझे बताए थे कमेंट करके जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक टाइपिंग। वेरिएबल का एक टाइप होता है, जब मैं उसके अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ तो जिस टाइप की वैल्यू होती है हमारा वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। ये भी मैंने आपको दिखाया था करके। जैसे मैंने x इक्वल टू लिखा है 100, तो इसका मतलब क्या है, x के अंदर मुझे मिल गया 100। ठीक है, अब मैंने उसी x के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, x में क्या आ गया, केवियंस। अब x में पहले 100 था तो 100 क्या था, एक न्यूमेरिक टाइप था। लेकिन जब मैंने x में डाल दिया केवियंस, तो x क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग टाइप हो गया। इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग, मतलब मैं किसी वेरिएबल का टाइप जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये वही बताया गया है कि अब उसके अंदर 100 नहीं है, अब उसके अंदर केवीएन है, तो ये x मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। ओके, जब हम डायनेमिक टाइपिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है, कि हमें ये याद रखना है कि हमने लास्ट वैल्यू क्या अपडेट की थी किसी वेरिएबल के अंदर। राइट, जैसे पहले x में मेरा 100 था। राइट, तो x के ऊपर मैं कोई भी मैथ्स का ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर्स हैं ये। तो नंबर के ऊपर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवीजन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसके अंदर डाल दिया एक स्ट्रिंग टाइप। अब स्ट्रिंग के ऊपर मैथ्स के ऑपरेशन वर्क नहीं कर सकते। तो जब मैंने x में डाल दिया एग्जाम, अब मैं लिखूंगा x डिवाइड बाई 2, तो ये डिवीजन तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें एरर आएगा। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि जब मैं किसी वेरिएबल का टाइप चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं उसका टाइप चेंज कर चुका हूँ, तो मैं उसके ऊपर कोई भी मैथ्स के ऑपरेशंस ना परफॉर्म करूँ, वरना एरर शो करेगा मेरा। ओके, वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए
मैं सिंपली टाइप कर दूंगा टाइप नाम का फंक्शन। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ए में 10 डाल दिया। मैं अगर टाइप चेक करता हूँ ए का, टाइप ऑफ ए, तो ये आएगा इंटीजर, आ गया इंट। और मैंने ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया, इसमें डाल दिया abc। abc क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब मैं टाइप चेक करता हूँ ए का, तो अब ये आएगा स्ट्रिंग str आ गया। ठीक है, टाइप चेंज हो गया मेरा ए वेरिएबल का। इस तरीके से मैं किसी वेरिएबल का टाइप जो है ये चेक कर सकता हूँ। ओके, प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, आई होप आपको समझ में आ गया है और आपने प्रोग्राम भी बनाया है कि प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये भी आपने किया हुआ है। ओके, इसमें एक चीज और बताने की है, वो है मेरा एंड। देखो, जब मैं प्रिंट की बात करता हूं, इसमें ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, यहां पे अच्छे से समझ में आएगा। ओके देखो, जब मैं प्रिंट की बात करता हूं, प्रिंट मैंने लिखा है, मान लो अपना नाम लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं इसको वापस से मैं करता हूं प्रिंट। अब मेरे पास दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो देखो दोनों नाम्स जो हैं, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। मैं अगर ये चाहूं कि ये दोनों नाम एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स खत्म होने के बाद कॉमा लगाऊंगा, लिखूंगा एंड इक्वल टू डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज, और कुछ नहीं किया मैंने। इस एंड का मतलब है कि जब मेरा ये चीज प्रिंट हो जाए, उसके लास्ट में क्या हो, ये यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, और मेरा अगला जो आउटपुट आएगा वो सेम लाइन में आएगा। अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, आ गया सेम लाइन में मेरा। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ दूंगा, वही मेरा सनी और डागर के बीच में आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, तो देखो मैं इसको रन करूँगा, तो अब स्पेस आ गया। यहाँ स्पेस नहीं था, यहाँ स्पेस आ गया दूसरे बार में। मैं अगर यहाँ पे स्पेस की जगह स्टार दे दूं, तो दोनों के बीच में स्टार आ जाएगा। देखो, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये जो एंड वाला जो पार्ट है ये वर्क करता है। ओके, ये आपका होमवर्क है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पाइथन में लिटरल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, राइट। आपको इनका साइज निकालना है कि कितना साइज होगा, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, सबका साइज निकालना है आपको। साइज आपको आता है निकालना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पाइथन में कितने टाइप की स्ट्रिंग होती है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, ये भी मल्टीलाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, आपको इन सब के टाइप करने, आइडेंटिफाई टाइप मैंने अभी बताया था कि कैसे मैं टाइप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आपको इसका बताना टाइप क्या होगा, टाइप सबका टाइप आपको बताना अलग अलग क्या होगा। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके अंदर एरर क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो।
आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। सेम इस ये जो नीचे आपको कोड दिख रहा है इसमें सही आउटपुट नहीं आ रहा है। हमें 100 वैल्यू एंटर करनी है और उसका आउटपुट आना चाहिए 200। मतलब यूजर 100 इनपुट में देगा तो उसका आउटपुट आना चाहिए 200। आपको इस प्रोग्राम के अंदर एरर निकालना है कि क्या एरर है और उसको ठीक करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम आपको नीचे दिए गए जो प्रोग्राम है इसमें एरर निकालना है कि क्या एरर है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये प्रोग्राम शायद आपने पहले वाला किया हुआ है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का लास्ट टाइम किया था, इसको छोड़ देना। इसके अलावा इन इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और इसका आउटपुट क्या होगा, आपको इनके आउटपुट भी लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आपको अपनी कॉपी में करने हैं उनको। और करने से पहले आप उनको रन पक्का करना। जब आप उनको रन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे आउटपुट आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो पूछ लो मुझसे। ओके ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।